Hello students, welcome on all Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार. आइए आज हम लोग मॉडर्न इंडिया पर बात करेंगे जो हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. इंपॉर्टेंट का मतलब कि इससे काफी सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो अगर आप देखें तीनों सेगमेंट में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से पूछे गए. तो आज मॉडर्न इंडिया के कुछ खास चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं. तो क्लास शुरू करने से पहले एक इंस्पिरेशनल कोटेशन जिससे थोड़ा उत्साह प्रदान हो और पढ़ने में मजा भी आए. तो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, चिड़िया ने कहा बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है. तो ऐसे ही हमें भी तिनका तिनका जुटाना है, एक एक चीजों को कलेक्ट करना है और पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी स्टडी करनी है और ये दिखा देना है कि इस बार 2020 का जो मिशन है वो हमारे लिए है, इसके बाद नहीं. तो आप देखेंगे कि इसी जोश और जुनून के साथ हम आगे बढ़ेंगे. अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आप देखेंगे किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए दो चीजें मस्ट होती है. पहला उस एग्जाम का सिलेबस और दूसरा उस एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. अगर ये दोनों ही चीजें आपको आती हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप प्रॉपर ट्रैक पे हैं और सही दिशा निर्देश में आप आगे बढ़ रहे हैं. दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं लेकिन पढ़ते पढ़ते स्कॉलर तो बन गए लेकिन कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि आज के डेट में हार्ड वर्क करने से क्वालिफाई नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. और स्मार्ट वर्क के लिए जरूरी है कि आप कुछ सेलेक्टिव और टू द पॉइंट चीजों को पढ़ें और उसको पढ़ के क्वालिफाई कर जाए. तो आज हम ऐसे ही टू द पॉइंट चीजों पर बात करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो आइए देखते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट कुछ चीजें हैं जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में, वो क्या है. तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया पर. ठीक है, मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया को हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भारत. ठीक है, आधुनिक भारत इसे कहते हैं. अब यहां पर आप देखेंगे कि इसको हम तीन अलग अलग सेगमेंट में बांटते हैं. पहला सेगमेंट तो है कि जब अंग्रेज भारत आते हैं, फिर दूसरा सेगमेंट है कि भारत में उनका राजनीतिक पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश होने के बाद उन्होंने क्या किया, और तीसरा जो है कि उनके पॉलिटिकल कंट्रोल के बाद जो भारतीयों को सप्रेस दबाना शुरू किया तो उससे एक रिएक्शन उभरा और वो रिएक्शन 1885 से लेके 1947 मतलब आजादी तक चला. तो वहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर और 1947 मतलब आजादी तक. तो आज हम लोग उसी सेगमेंट पर, उसी पार्ट पर बात करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें हम बात करेंगे आज 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ. तो मैं कुछ डेट्स बताऊंगा जो डेट अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार अपने एग्जाम में उन डेट से रिलेटेड पूछे गए हैं. ठीक है, तो उन डेट्स को हम ध्यान में रखेंगे. अब कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर डेट हमें याद नहीं होता, कोई उसका शॉर्ट ट्रिक हो तो बताओ या मेमोराइज करने का. तो मैं ये कहता हूं कि देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट मापदंड नहीं होता, आपको सीधे रास्ते ही चलना पड़ेगा. लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप अगर उन चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं विथ कॉन्सेप्ट तो आप कभी नहीं भूलेंगे. इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम लोगों ने अभी तक अपनी लाइफ में कम से कम 500 मूवीज देखी होंगी, लेकिन क्या उनमें से एक भी मूवी हमने अभी तक भूली है? नहीं. क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक स्टोरी थी और स्टोरी को ध्यान में रख के हमने पूरी 500-600 मूवी जो भी आपने अपनी लाइफ में देखी है वो अभी भी आपको याद है. तो अगर ऐसे ही हम हिस्ट्री के इन सेगमेंट्स को विथ कॉन्सेप्ट या स्टोरी से रिलेट करके पढ़े तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक भी फैक्ट जो है वो नहीं भूलेंगे और आपको पूरा याद रहेगा. उसके बाद यहाँ पर एक और बेनिफिट ये है कि हर एक डेवलपमेंट एक दूसरे से निकलता हुआ है. तो अगर हम स्टोरी समझ लेंगे तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे और लॉन्ग टर्म तक कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो करने की स्थिति में होंगे. दूसरा, कई लोग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद तो कर लेते हैं लेकिन आज के डेट में आपको मालूम होगा कि एग्जाम में आज का जो एग्जाम है इट्स ए नॉट ए क्वालिफाइंग प्रोसेस, इट्स ए प्रोसेस ऑफ
एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट करने का है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो उस लेवल पर कंपटीशन बढ़ने की वजह से आप देखेंगे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो हम अगर हम कॉन्सेप्ट के थ्रू इन चीजों को पढ़ ले तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट है और कौन कौन से कैसे डेट्स है। तो सबसे पहले 1885 में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होता है, मतलब कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। उसके बाद ठीक इसके बाद का जो दूसरा डेवलपमेंट है वो है 1905। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है बॉस। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल का विभाजन, ठीक है, यह बंगाल का विभाजन होता है। 1905 में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगला डेवलपमेंट है 1906 में, यहां पर आप देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग होता है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। उसके बाद आप देखेंगे 1907 में डेवलपमेंट, एक नया डेवलपमेंट होता है, इसमें होता है पार्टीशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस जो है वो दो दलों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन होता है। यहां पर ये क्या डेवलपमेंट है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 1909 में आता है एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है। उसके बाद 1911 में एक नया डेवलपमेंट होता है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा है, कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर होता है राजधानी परिवर्तन या राजधानी स्थानांतरण, ठीक है। ये कहां से कहां होता है जी? तो ये होता है कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थापित होता है। उसके बाद आप देखेंगे 1911 के बाद 1914 है, इसको हम बोलते हैं कामागाटा मारू ट्रेजेडी, कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है। ये क्या था अभी बात करेंगे हम लोग इस पर। फिर उसके बाद 1915 में यहां पर गांधी जी केम टू इंडिया, गांधी जी का भारत आगमन, ठीक है। और फिर यहां पर हम देखेंगे इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट सत्याग्रह शुरू किया गया जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद इस चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहां पर एक खेड़ा मूवमेंट होता है 1918 में, और इसी समय 1918 में ही दो एक और मूवमेंट होता है, एक को बोलते हैं हम खेड़ा और दूसरा को जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आइए अब हम इन डेट्स को समझते हैं और देखते हैं। अब हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए कई बार, लेकिन तब क्या है कि क्योंकि डेट जो है वो आसपास ही है, नियर बाई है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि
कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कई बार इनको ऑर्डर लगा देता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएं, कई बार पूछ लेता है कि इन डेवलपमेंट्स को मैच करें। तो क्योंकि बहुत नियर बाई डेट्स होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा डेट है कौन सा नहीं है। तो आज जो मैं आपको इसका तरीका बताने वाला हूं वो अपने आप में यूनिक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इनकी स्टोरी को ध्यान से सुनते हैं तो। क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक डेट में एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टोरी है। तो अगर इस स्टोरी को हम केयरफुली अगर सुनेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1885 की बात करते हैं। 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके पीछे क्या कारण थे सुन लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक एलन ऑक्टोबियन ह्यूम नाम का एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर था जो एक अंग्रेज था। उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेटर लिखा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि अंग्रेज तुम्हारी बात माने और उसमें कुछ सुधार करे तो इसके लिए जरूरी है कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म तैयार करो जिसके थ्रू अपनी बात अंग्रेजों तक रखो और उनको बनवाने में मजबूर करो। ये उन स्टूडेंट्स को अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ये बात सही है। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे और अलग अलग अपनी मांग अंग्रेजों के सामने रखेंगे तो हो सकता है कि अंग्रेज उसे न माने, लेकिन अगर हम सभी एक साथ संगठित होकर, ऑर्गेनाइज होकर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर अपनी बात रखेंगे तो अंग्रेज हमारी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। इस तरह से ये डिसाइड किया गया कि पुणे में हम मीटिंग करेंगे दिसंबर में और ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। लेकिन उस बार पुणे में प्लेग फैल गया था तो उसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में। और वहीं पर 28 दिसंबर 1885 को 72 सदस्यों के साथ 72 मेंबर्स के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। याद रखिएगा 72 मेंबर्स के साथ 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहां पर आप देखेंगे इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बैनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट। ये भी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो यहां पर कांग्रेस की स्थापना होती है और यहां दो मोटिव कांग्रेस द्वारा डिसाइड किया जाता है कि भाई एवरी ईयर हम लोग अलग अलग प्रांतों पे कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां के लोगों को कांग्रेस से जोड़ेंगे। दूसरा जो मोटिव डिसाइड किया जाता है वो ये था कि हम लोग अभी रिक्वेस्ट फॉर्म में अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखेंगे, उसमें हम कोई जबरदस्ती या कोई फोर्सफुली अपनी बात नहीं रखेंगे जिससे अंग्रेज इसे तोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो आप देखेंगे दो मोटिव के साथ कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट है 1905 में बंगाल का विभाजन। आप देखेंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस अपने दो मोटिव के साथ आगे बढ़ती है। तो इन वर्षों में मतलब 1885 से लेकर 1905 के बीच में कांग्रेस पर जिन लोगों का वर्चस्व होता है, जिनकी डोमिनेंसी होती है, वो थे लिबरल्स, मॉडरेट्स, उदारवादी। कौन कौन? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे कुछ लीडर्स थे जो लिबरल अप्रोच के थे, जो रिक्वेस्ट फॉर्म में अपनी बात रखना मानते थे कि रिक्वेस्ट फॉर्म में हम अपनी बात रख के ही अंग्रेजों को मनवा सकते हैं। यहां पर 1905 में अंग्रेजों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे रीजन क्या थे? तो आप देखेंगे कि बंगाल उस समय का एक रिचेस्ट प्रोविंसेस था, मतलब संपन्न प्रांत था। और आप देखेंगे आज भी अगर डिफरेंट सेक्टर्स में आप देखें तो बंगाली हर सेक्टर में आपको आगे दिखेंगे, जिसमें चटर्जी, मुखर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, ऐसे जो टाइटल्स है आपको पता होगा। तो क्योंकि बंगाल संपन्न प्रांत था, अब जब संपन्नता रिचेस्ट होंगे तो एजुकेशन का लेवल भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो बंगालियों में जो एजुकेशन का लेवल था वो दूसरे प्रांतों की अपेक्षा काफी अच्छा था उनमें। अब दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट चेंजेस करे। क्या किया जी? तो दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और आरसी दत्त ने किताब लिखी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और दादा भाई ने अपनी किताब में पहली बार बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, धन का निर्गमन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ उस स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के तट से सोखती है और थेम्स के तट में छोड़ती है।
अब दादा भाई नौरोजी के इस थ्योरी के बाद लोग अवेयर होने लगे कि भाई आज हमारी गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी का जो कारण है उसका कोई और कारण नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी है। और पहली बार दादा भाई नौरोजी नहीं, नेशनल इनकम की भी गणना की और बताया कि भारतीयों का नेशनल इनकम क्या है। ऐसे ही आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास लिखा जिसमें हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बताया। तो इन दो बुक्स से लोगों में अवेयरनेस आने लगी और धीरे धीरे लोग अंग्रेजों के खिलाफ यूनाइट होने लगे। जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यार अगर ये सारे यूनाइट हो गए तो अपना तो रुकना ही मुश्किल हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी शुरू की जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनकी हमेशा से ही ये नीति रही कि बांटो और राज करो। तो डिवाइड एंड रूल के तहत उन्होंने डिसाइड किया कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, इनको दो अलग अलग भागों में बांट देंगे, न एक साथ रहेंगे और ना ही आपस में यूनाइट होंगे और ना कोई रिवोल्ट करेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई पूरे बंगाल में आंदोलन फैल गया। उन लोगों ने, अंग्रेजों ने हमें उल्लू बनाने के लिए कहा कि बंगाल क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोविंसेस है जिसका रूल करने में हम सक्षम नहीं है, इसलिए प्रॉपर रूल करने के लिए हम इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं। जबकि उनकी ओरिजिनल मानसिकता यह थी कि इनको डिवाइड करो और अलग करके इन पर हम इजी वे में राज कर पाएंगे। और जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ पूरे बंगाल में क्रांति फैल गई। और इसी पार्टीशन ऑफ बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत अमर सोनार बंगला और ये एक इंपॉर्टेंट गीत गाया गया कि जादी तोरे डाक छे के उना तामी तोरे एकला चलो रे, अगर दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे तो अकेले चलने का मादा रखो। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट आप देखेंगे देशभक्ति से प्रेरित कुछ गीत गाए गए और जितनी भी कम्युनिटी, अलग अलग धर्मों के जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम, सबने आप एक दूसरे को राखी बांधी और एकजुटता दिखाई कि हम बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के खिलाफ इस तरह के एक रिएक्शन हुए। उसी रिएक्शन से अगला डेट निकलता है बॉस 1906 का। ये क्या था जी? तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। अब ये मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ? तो जैसे ही बंगाल विभाजन के विरोध के अगेंस्ट जो जबरदस्त रिवोल्ट हुआ, अंग्रेज तिल मिला गए और उन्होंने कहा कि यार अगर ऐसे ही यूनाइट हुए तो हम तो रुक ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, अब क्या करें? तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की तरफ एक और पद आगे बढ़ाया। क्या? तो उन्होंने शिमला में जो उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ढाका के नवाब आगा खां और समीमुल्लाह खां को बुलाया। और आप देखेंगे आगा खां को, समीमुल्लाह खां को बुला के उनको कंफ्यूज किया। क्या कंफ्यूज किया? तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव और गणेशोत्सव महोत्सव शुरू किया था जिसका मोटिव था लोगों को यूनाइट करना, एक साथ जोड़ना, क्योंकि फेस्टिवल में हम लोग एक साथ मिल बैठ के अपने जो भी दुख दर्द है उस पर डिस्कशन करते हैं और यूनाइट होते हैं। तो शिवाजी महोत्सव, गणेशोत्सव महोत्सव शुरू किया था। ऐसे ही बंगाल में काली माता की पूजा करते हैं तो दुर्गा पूजा की शुरुआत। अलग अलग राज्यों में डिफरेंट फेस्टिवल शुरू हुए थे और स्वाभाविक रूप से लोग जिस देवी देवता को मानते थे उसके अकॉर्डिंग नारे देते थे, जैसे जय शिवाजी, जय गणेश जी, गणपति बाबा मोरिया, जय काली जी, जय हनुमान जी, स्वाभाविक नारे थे। अंग्रेजों ने इन नारों का गलत इंटरप्रिटेशन किया आगा खां और समीमुल्लाह खां के सामने और कहा कि देखो ये जो कांग्रेस है एक हिंदूवादी संगठन है और ये बाद में तुम लोगों को दबा देंगे, तुम लोग एक काम करो, मुस्लिम हितों के लिए एक अलग से कांग्रेस की तरह एक संगठन बनाओ और जैसे कांग्रेस काम कर रही है वैसे तुम करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ढाका के नवाब आगा खां और समीमुल्लाह खां ने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस में हमारे बदरुद्दीन तैयब जी भी अध्यक्ष बने और कई सारे मुस्लिम हैं जो इसके अध्यक्ष रहे, ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा डेमो दू, और आप देखेंगे डेमो के तहत उन्होंने क्या कहा कि देखो महाराष्ट्र में जय शिवाजी, जय गणेश जी के नारे लग रहे हैं, कलकत्ता में जय काली माता के नारे लग रहे हैं, कहीं वीर तेजाजी के नारे लग रहे हैं, जय हिंद, भारत माता की जय। इसमें एक बार भी तुम्हारे अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह से रिलेटेड कोई कोटेशन दिया है? उन्होंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो। और इस तरह से इन नारों का, इन स्लोगन्स का गलत इंटरप्रिटेशन करके और मुस्लिम लीग के ये आगा खां और समीमुल्लाह खां को भड़काया और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा डाली।
इसका मोटिव सिर्फ हमारी एकता को तोड़ना था, क्योंकि उन्होंने बंगाल विभाजन के दौरान देख लिया था कि हिंदू मुस्लिम एकता कितनी जबरदस्त है, और ये अगर दोनों साथ रहे तो हमारा शासन लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, और इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। ऐसे ही 1907 में इसी से निकलता हुआ डेवलपमेंट है। क्या जी? तो 1907 में पार्टीशन ऑफ कांग्रेस हुआ। ये पार्टीशन ऑफ कांग्रेस क्या है? तो 1907 में एक सूरत कॉन्फ्रेंस हुआ कांग्रेस का। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है सूरत में, एनुअली हर अलग अलग प्रोविंसेस में होता था, तो सूरत में भी हुआ। अब सूरत में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, यहां पर नरम दल और गरम दल वाले दोनों ही पहुंच गए। गरम दल वालों ने कहा नरम दल वालों से कि भाई तुम लोग इतने सालों से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हो, क्या मिला? भीख मांगते हैं अंग्रेजों से, दे दो, और उसके बदले क्या किया अंग्रेजों ने? और पार्टीशन कर दिया, तोड़ दिया, और आप देखेंगे बंगाल का विभाजन कर दिया, और रिक्वेस्ट से, निवेदन और प्रतिवेदन से कुछ नहीं होगा, जो चीज मांगने से ही मिलती है उसे छीन लेना चाहिए, और तुम हटो, अब हम अध्यक्ष बनेंगे और देखो कैसे अपने अधिकारों को छीनते हैं अंग्रेजों से और अपनी स्वाधीनता को लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर अध्यक्षता के मुद्दे पर इस सूरत कॉन्फ्रेंस में नरम दल और गरम दल वालों में लड़ाई हो गई, और गरम दल वालों ने मार के नरम दल वालों का सर फोड़ दिया, उन्हें लथपथ कर दिया, और नरम दल वाले रोते रहे कि भाई तुम्हें चाहिए ही था तो पहले बोल देते, हम खुद ही सरेंडर कर देते। और इस तरह से इस सूरत कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या हुआ? तो जो कांग्रेस थी वो दो अलग अलग ग्रुप में बट गई, अलग अलग विचारधाराओं में बट गई। एक वो जो नरमपंथी थे, जो लिबरल अप्रोच फॉलो करते थे, और एक वो जो गरम दल वाले थे, एक्सट्रीमिस्ट, जो ये कहते थे कि भीख मांगने से भीख मिलती है और अधिकार मांगने से नहीं मिलता, तो उसे छीन लेना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब इसी से दूसरा डेवलपमेंट निकलता हुआ है 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये क्या है जी? तो मॉर्ले जो था वो भारत सचिव था, इंडियन सेक्रेटरी, और मिंटो उस समय का वायसराय था। इन दोनों ने मिलकर एक तिगड़मबाजी रची बॉस। वो तिगड़मबाजी क्या थी? तो इन्होंने कहा कि यार मुस्लिम लीग की स्थापना तो हमने करवा दी 1906 में, लेकिन जिस मोटिव के साथ हमने मुस्लिम लीग की स्थापना कराई वो तो नहीं हुआ। कि हमने सोचा था कि कांग्रेस के पैरेलल ऐसे ही ये भी संस्था काम करेगी, अलग अलग प्रोविंसेस में जाएगी, अपने ग्रुप के लोगों को जोड़ेगी, अपनी कम्युनिटी के लोगों को जोड़ेगी, और टाइम टू टाइम इन्हें हम कुछ ऐसी चीजें देकर दोनों को भड़काते रहेंगे। लेकिन यहां मुस्लिम लीग न्यूट्रल रही। तो इसी न्यूट्रल अप्रोच को ब्रेक करने के लिए मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ। क्या? तो यहां पर आप देखेंगे इस एक्ट के थ्रू पहली बार सेपरेट इलेक्शन का अधिकार, सेपरेट पृथक निर्वाचन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और आप देखेंगे पाकिस्तान का जन्म भी यहीं से होता है। पहली बार जो बीज है वो तो मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ बो दी, और फिर उस बीज में पानी डालने का काम इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा होता है। क्या हुआ जी? तो इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू अंग्रेजों ने मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे दिया। अर्थात अब आप अलग से डिफरेंट प्रोविंसेस में चुनाव लड़ो और अपनी सरकार बनाओ और काम करो। यहां पर अंग्रेजों का एक खास मोटिव था। मोटिव क्या था जी? तो मोटिव ये था कि बरसों से कांग्रेस कह रही थी कि हमें प्रोविंशियल लेवल पर, प्रांतीय स्तर पर चुनाव लड़ने का अधिकार दो, और अंग्रेज नहीं दे रहे थे, और जानबूझ के मुस्लिम लीग को दिया कि जैसे ही मुस्लिम लीग को देंगे वैसे ही कांग्रेस भड़केगी, और जब भड़केगी तो कांग्रेस को जो हमने पहले से बता रखा है वो समझ जाएगी कि कांग्रेस सही में एक हिंदुवादी संगठन है जो हमारे हितों के लिए काम नहीं करती बल्कि हमारा विरोध करती है, और फिर ये दोनों आपस में लड़ेंगे और अपना काम हो जाएगा डिवाइड एंड रूल के तहत। और वही हुआ जो अंग्रेजों ने सोचा। क्या? तो आप देखेंगे कि सेपरेट इलेक्शन का राइट देने के साथ ही मुस्लिम लीग तो खुश हो गई, लेकिन कांग्रेस ने इसका बाइकआउट किया कि भाई ये गलत है, अगर आपको इलेक्शन का राइट देना ही है तो सबको दो, सिर्फ मुस्लिम लीग को क्यों दे रहे हो, जबकि हमारे कांग्रेस में मुस्लिमों का भी प्रतिनिधित्व है। इस पर अंग्रेजों ने कोई बात नहीं सुनी, और इस तरह से यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो अलग अलग एक संगठन के रूप में सामने आई, जो दोनों अपने अपने हितों, मतलब कांग्रेस तो राष्ट्रवादी पार्टी थी जो अपने सबके हित के लिए लड़ रही थी, और मुस्लिम लीग एक अलग संस्था बनी जो मुस्लिम हितों को लेकर आगे चली। तो यहां पर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत सेपरेट इलेक्शन का अधिकार दे दिया किसको? मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने। समय बदलता गया, 1911 का टाइम आया।
1911 में आप देखेंगे कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, ठीक है। जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, और आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं यहां पर कि इसी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के स्वागत समारोह के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीत लिखी थी, जन गण मन, ठीक है। ये इसी समय पहली बार गाया गया था, और विथ रेस्पेक्ट वेलकम सॉन्ग के रूप में जन गण मन लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, और गाया गया। जॉर्ज पंचम भारत आए, दिल्ली दरबार में स्वागत किया गया, और उन्होंने बंगाल विभाजन को क्या किया, इसी समय रद्द कर दिया, और साथ में कैपिटल ट्रांसफर की घोषणा की। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब, पहले अंग्रेजों का कैपिटल था कलकत्ता, कलकत्ता मेन प्रेसिडेंसी थी, और वहीं से ये पूरे भारत पर राज करते थे, और यहां से उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया और कहा कि अब कलकत्ता नहीं, दिल्ली राजधानी होगी। और इस तरह से 1911 में इसकी घोषणा की गई, और 1912 से लेकर टिल नाउ अब तक हमारे देश की राजधानी कहां है जी, दिल्ली, ठीक है। तो 1912 से दिल्ली हमारी राजधानी हो गई, और घोषणा कब की गई थी, 1911 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1914 का टाइम आता है। इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ इस समय 1914 में। और इसी समय एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी हुई जिसका नाम था कामागाटा मारू ट्रेजेडी। ये कामागाटा मारू ट्रेजेडी क्या थी, तो गुरुदत्त नाम का एक बंदा वैंकूवर से चला था अपना जहाज लेके, ठीक है, और वहां पर उस पर कुछ 350 यात्रियों को बैठा कर आया। जैसे ही वो आप देखेंगे कि सी पोर्ट पहुंचा, वहां पर अंग्रेजों ने उतरने से मना कर दिया, और दोनों में फाइट हो गया, और अंग्रेजों ने गोली चला दी, जिसमें 300 के करीब में लोग मारे गए थे। इस ट्रेजेडी को हम कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि जिस जहाज को गुरुदत्त ने हायर किया था उसका नाम था कामागाटा मारू, और इतने सारे लोगों की हत्या हो गई उस ट्रेजेडी में, इसलिए इसे हमें कामागाटा मारू ट्रेजेडी के रूप में कहते हैं, जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले डेवलपमेंट की तरफ। अगला 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता है। साउथ अफ्रीका से वो जॉब करके भारत आते हैं, और साबरमती, गुजरात के साबरमती में, अहमदाबाद में अपनी एक आश्रम की स्थापना करते हैं, और वहीं से वो अपना काम शुरू करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि 1915 के बाद 1916 का टाइम आता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1916 में एक पैक्ट हुआ था जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट, और ये पैक्ट हुआ था दो लोगों के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ये पैक्ट था क्या जी, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पैक्ट हुआ। ये इस पैक्ट में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्शन के राइट को मान लिया। मतलब कि 1909 में जो कांग्रेस, जो अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्शन का अधिकार दिया था कि आप अलग प्रांतों में चुनाव लड़ो, अपनी सरकार बनाओ, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया था कि भाई हम इसका विरोध करते हैं, हम नहीं मानते हैं, देना है तो सबको अधिकार दो। तो यहां पर कांग्रेस ने कहा कि भाई हम दोनों का मोटिव तो एक ही है, और वो है आजादी, भारत की आजादी। और अंग्रेज मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के बीच फूट डाल के वो चाहते हैं कि दोनों अलग रहे, एक नहीं हो पाए, और ऐसे ही डिवाइड एंड रूल के तहत हम इन पर शासन कर सके। तो कांग्रेस ने कहा कि ये अब जरूरत है कि भले ही मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्शन का अधिकार मिल गया, लेकिन हम साथ में एक साथ मिलके और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। तो पहली बार आप देखेंगे कांग्रेस ने कि एक लखनऊ पैक्ट किया 1916 में, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों सामने आए, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के उस सेपरेट इलेक्शन के अधिकार को मान लिया कि ठीक है यार, तुम लोग अपना अलग से चुनाव लड़ो, अपना काम करो, लेकिन हम लोग देश की आजादी के मुद्दे पर एक साथ लड़ेंगे, एक साथ काम करेंगे। तो पहली बार यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, और इस समझौते को हम लखनऊ पैक्ट के रूप में जानते हैं। समझ में आई बात? आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। 1917 में एक डेवलपमेंट होता है जहां पर गांधी जी पहली बार भारत के किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये क्या था जी, तो बिहार में एक जगह है चंपारण, जहां पर अंग्रेज पहले से नील की खेती कराते आ रहे थे। नील एक ऐसा प्लांट था जिसको बोने के बाद लैंड की फर्टिलिटी को खत्म कर देता था, और अंग्रेजों ने बाध्य कर रखा था कि 1/3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी है और उसे इंग्लैंड भेजना है।
अब नील की खेती से लोग प्रॉपर प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते थे और अपनी बेसिक नीड की फुलफिल भी नहीं कर पाते थे। अंग्रेज इस पॉलिसी की वजह से, भारतीय जो थे इस पॉलिसी की वजह से त्रस्त थे और वो चाहते थे कि कैसे इससे मुक्ति मिले। चंपारण के एक फेमस लीडर थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के बारे में, गांधी जी के जो आंदोलन है साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में पढ़ रखा था कि गांधी जी ने कैसे रंग भेद की नीति के खिलाफ वहां पर आंदोलन किया और अंग्रेजों को मजबूर किया। तो आप देखेंगे यहां पर कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को एक लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि गांधी जी ऐसी ऐसी समस्या है, आप एक बार चंपारण पधारे, चंपारण आए। और गांधी जी उनके निवेदन पर चंपारण आते हैं और पहली बार गांधी जी के द्वारा भारत में कुछ सत्याग्रह शुरू किया जाता है, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। इसको नील आंदोलन भी बोलते हैं, इसको 3 कठिया आंदोलन भी बोलते हैं, क्योंकि जमीन के 3 कट्ठे हिस्से में करना था, क्योंकि बिहार में जमीन को कट्ठे में मेजर किया जाता है, तो 3 कठिया आंदोलन के रूप में पहली बार गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और भूख हड़ताल, असहयोग, इनकी शुरुआत यहीं पर की और इनके थ्रू नील की खेती से अंग्रेजों को खेती करने से मना किया और इस तरह से चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा। ऐसे ही 1918 में खेड़ा के मजदूरों को, खेड़ा के जो किसान थे वो भी त्रस्त थे, बारिश हुई नहीं, फसल हुई नहीं और लगान लेने के लिए अंग्रेज मजबूर कर रहे थे। तो गांधी जी को यहाँ भी खेड़ा के किसानों ने बुलाया, गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के साथ सहयोग किया और अंग्रेजों को लगान न देने के लिए मजबूर किया। इसके साथ ही 1918 के ही अंतिम महीने में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। ये क्या था जी? तो अहमदाबाद के मिल मजदूर जो थे उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसमें कोई भी दुर्घटना या घटना होने पर अंग्रेज कोई कंपनसेशन या उन्हें किसी तरह का बोनस नहीं देते थे और कई वर्षों से जो मजदूर थे वो इसकी मांग कर रहे थे कि हमें बोनस या हमें जो कंपनसेशन है वो मिलना चाहिए। तो गांधी जी के इन पीछे के आंदोलन से प्रेरित होकर अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी आए और गांधी जी के द्वारा पहला हंगर स्ट्राइक, पहला भूख हड़ताल सामूहिक रूप से इसी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 के दौरान किया गया। और आप देखेंगे कि सफलता ये रही कि हंगर स्ट्राइक सामूहिक रूप से करने के बाद कुछ दिनों के बाद अंग्रेजों ने उनकी प्रपोजल को मान लिया था और ये कह दिया कि ठीक है भाई, हम कंपनसेशन और बोनस भी देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गांधी जी इन दोनों आंदोलन में सफल हो गए और एक तरह से गांधी जी अब पॉपुलर होने लगे थे, अब लोग गांधी जी को जानने लगे थे। और ठीक इसी के बाद गांधी जी द्वारा अब एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होता है और जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि पहला मास मूवमेंट कौन सा है, तो आप देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पहला मास मूवमेंट कहते हैं। और यह भी पूछा है कि पहला एक्टिव पॉलिटिक्स में गांधी जी ने कब पदार्पण किया, किस मूवमेंट के द्वारा, तो वो भी आप देखेंगे असहयोग आंदोलन है। और इसी समय 1919 में 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग और तीसरा खिलाफत आंदोलन। और इन तीनों आंदोलनों ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी, आपको जानना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब खिलाफत आंदोलन क्या था और भारतीयों ने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया, रॉलेट एक्ट क्या था और क्यों रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही जलियांवाला बाग हुआ, ये सब जानने के लिए और इससे आगे और इंटरेस्टिंग और बेहतर तरीके से कहानी को समझने के लिए और इसको रिकॉल करने के लिए हम एक नए सेशन में मिलेंगे आपके साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में और समझने में भी। और मुझे पूरी ये भी उम्मीद है कि आपको कभी अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ेगा कि इन डेट्स को कैसे याद करें, कैसे पढ़ें। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। और निम्बस लर्निंग ऐप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.